घड़ी चल रही है और अभी इस वक्त वॉशिंगटन में कहीं सैन्य कमांडर ट्रिगर पर हाथ रखे बैठे हैं, एक आदमी के एक शब्द का इंतज़ार कर रहे हैं। 48 घंटे पहले अमेरिका महज 1 घंटे की दूरी पर था उस हमले से जिसे खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा हमला कहा था, ईरान पर। 1 घंटा, बस इतने से फ़र्क पर दुनिया रुकी थी कि तेहरान का आसमान एक बार फिर आग में बदल जाता। और यही बात इस लम्हे को इतना ख़तरनाक, इतना नुकीला, इतना अनोखा बनाती है जो पहले कभी नहीं देखा गया। वॉशिंगटन और तेहरान के चंद कमरों के बाहर कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। बातचीत चल रही है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, और अगर वो टूट गई, और पहले भी टूट चुकी है, तो बम अगले हफ्ते से पहले भी गिर सकते हैं। ये अटकलें नहीं हैं, ये डर फैलाना नहीं है, ये वो दस्तावेजी सत्यापित पल दर पल की हकीकत है जो दुनिया ने दशकों में सबसे ज़्यादा अस्थिर सैन्य टकराव के रूप में देखी है। और आपको ठीक ठीक समझना होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, असल में क्या दांव पर लगा है, और क्यों अगले 72 घंटे मध्य पूर्व को और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए वहाँ वापस जाते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ, क्योंकि आज की इस टिकटिकाती घड़ी को समझने के लिए आपको 28 फरवरी 2026 के विस्फोट को समझना होगा। उस सुबह जब तेहरान पर सूरज उगा तो शहर कांप उठा, किसी भूकंप से नहीं बल्कि केवल पहले 12 घंटों में लगभग 900 हवाई हमलों से। अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था, एक समन्वित तबाह करने वाला हमला जो दुनिया को आता नहीं दिखा था, न उस रफ्तार से, न उस पैमाने पर, और न ही सक्रिय कूटनीतिक वार्ताओं के बीच। सुबह 6:45 पर यूटीसी समय इजरायली वायुसेना के जेट्स ने वो शुरू किया जिसे सैन्य विश्लेषक बाद में डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कहेंगे। सटीक हमले जो ईरान की पूरी शीर्ष नेतृत्व संरचना को एक ही झटके में ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे, और वो काम कर गए। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, जो 3 दशकों से भी ज़्यादा समय तक लोहे की मुट्ठी से ईरान पर शासन करते रहे, जिनका शब्द 90 मिलियन लोगों के देश में कानून था, मारे गए एक पल में तेहरान में अपने आवासीय परिसर पर इजरायली हवाई हमले से। एक पल के लिए इसे महसूस करें, ईरान के सर्वोच्च नेता हत्या कर दी गई। मध्य पूर्व के सबसे सैन्य रूप से सक्षम देशों में से एक के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को एक सर्जिकल हमले में ख़त्म कर दिया गया, जबकि अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेसेस एक साथ ईरानी क्षेत्र के गहरे हिस्सों में मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं को तबाह कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने अपनी आग कमान और नियंत्रण ढांचे मिसाइल लॉन्च साइटों, ड्रोन कारखानों और रडार प्रतिष्ठानों पर केंद्रित की। पहले 24 घंटों के भीतर अकेले इजरायली रक्षा बलों ने 500 से अधिक ईरानी लक्ष्यों पर हमला करने की सूचना दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि संयुक्त बल ने युद्ध के पहले आधे दिन में लगभग 900 हमले किए। 900 12 घंटों में। ईरान स्तब्ध रह गया, संचार ग्रिड अंधेरे में डूब गया, देश पर एक इंटरनेट ब्लैकआउट छा गया जो 60 घंटों से ज़्यादा तक चला। कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के 1% जितनी कम हो गई। तेहरान में लोग आवासीय मोहल्लों में, बाज़ारों में, स्कूलों के बाहर परिवार तक पहुंचने में, ये समझने में कि क्या हो रहा था या बाहर निकलने में असमर्थ थे। सड़कों पर ईरानी आंतरिक सुरक्षा बल मोटर बाइकों पर पड़ोसों में घुस आईं, सशस्त्र दिखते हुए, डर फैलाते हुए। कम से कम 20 नागरिक, जिनमें से कई परिवार थे जो रमज़ान में इफ्तार के बाद इकट्ठे हुए थे, अकेले तेहरान के नीलूफर चौक में मारे गए। रिसालत मोहल्ले में एक बसीज से जुड़ी इमारत पर हवाई हमले ने 3 आसपास की आवासीय इमारतों को नष्ट कर दिया, 40 से 50 लोगों की जान लेते हुए। स्कूलों पर हमले हुए, अस्पतालों पर प्रहार हुआ। ईरान की रेड क्रिसेंट ने 6,600 से अधिक नागरिक इकाइयों को नुकसान दर्ज किया, जिनमें से 5,000 से अधिक आवासीय घर थे। 3 मार्च तक अमेरिका और इजरायल ने उस पर हमला किया जिसे इजरायली अधिकारियों ने एक भूमिगत परमाणु हथियार सुविधा बताया। साथ ही तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्यालय और एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल की इमारत पर भी। हमलों के साथ साथ ईरानी बुनियादी ढांचे, सरकारी संचार, राज्य मीडिया और सार्वजनिक ऐप्स पर परिष्कृत साइबर हमले भी किए गए। ईरानी फ़ोनों पर संदेश भेजे गए जो नागरिकों को अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए बुला रहे थे। शासन पिटा हुआ, अपने शीर्ष पर नेता विहीन और गुस्से में ने वही किया जो उसके पास बचा था। उसने पलटवार किया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहर दर लहर छोड़ी इजरायल पर, इराक और पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, अमेरिका के सहयोगी अरब देशों पर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन, होर्मुज जल मरुमध्य, वो संकरा जलमार्ग जिससे हर एकल दिन दुनिया के पूरे तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 20 से 25% गुजरता है, को बंद कर दिया गया। बंद, ईरान द्वारा नाकाबंद। तेल की कीमतें उछल पड़ी, वैश्विक शिपिंग मार्ग टूट गए, विश्व अर्थव्यवस्था ने सांस रोक ली। कुछ ही दिनों में खामेनेई के बेटे
मुस्तबा खामेनेई को ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया। माना जाता है कि वो एकमात्र वरिष्ठ व्यक्ति थे जो शुरुआती हमलों से शिन कूकू बच निकले। उनके पहले बयान ने ईरान की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। होर्मुज झल्लड़ मरू मध्य बंद रहेगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेज़बानी करने वाले देशों को फिर से सोचना बेहतर होगा, और ईरान तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसने बदला न ले लिया हो। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपना रॉकेट अभियान फिर से शुरू कर दिया। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एरबिल में अमेरिकी संपत्तियों पर 23 से अधिक ड्रोन हमलों का दावा किया। एक ड्रोन ने साइप्रस में अक्रोतिरी के रॉयल एयर फोर्स स्टेशन पर हमला किया। ईरान से जुड़े मिलिशिया ने बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। युद्ध फैल चुका था, तेहरान से बेरूत तक, बगदाद से खाड़ी तक, होर्मुज झल्लड़ मरू मध्य से साइप्रस के किनारों तक। 17 मार्च को इजरायली खुफिया ने अली लारिजानी की हत्या कर दी, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और पर्दे के पीछे कूटनीति के केंद्रीय व्यक्तियों में से एक। उनकी हत्या ने ईरान के जो नेतृत्व बचा था उसमें एक सिहरन भेज दी। अधिकारियों को कथित तौर पर डर था कि इजरायल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस्लामिक गणराज्य के हर नेता को मार न दिया जाए। अप्रैल की शुरुआत तक हफ्तों की निरंतर बमबारी के बाद पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में आगे आया। एक नाजुक 2 हफ्ते का संघर्ष विराम हुआ, 8 अप्रैल से शुरू हुआ। अमेरिका और ईरान दशकों में दोनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तर की सीधी वार्ता के लिए इस्लामाबाद में आमने सामने बैठे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ईरान ने अपनी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ को भेजा। वार्ता 20 घंटों से अधिक चली और फिर वो टूट गई। वेंस बाहर निकले और इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए, स्पष्ट रूप से निराश। हम बस उस स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारी शर्तें मानने को तैयार हों, उन्होंने कहा। मूल विवाद का बिंदु परमाणु मामला था। वॉशिंगटन ने एक दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग की कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं खोजेगा और वो उपकरण नहीं रखेगा जो उसे जल्दी से एक बनाने में सक्षम कर सकें। ईरान ने जोर दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक प्रकृति का है और गैर परक्राम्य है। तेहरान की 10 सूत्री शांति योजना ने मांग की कि वॉशिंगटन ईरानी यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करे, सभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंध हटाए और होर्मुज झल्लड़ मरू मध्य पर ईरान के निरंतर नियंत्रण को औपचारिक रूप से स्वीकार करे। अमेरिका ने ईरान की शर्तें अस्वीकार कर दी, ईरान ने अमेरिका की शर्तें अस्वीकार कर दी। 20 घंटे की वार्ता, शून्य समझौता। जो आगे हुआ वो वैश्विक व्यापार के लिए अनुमानित और विनाशकारी था। 13 अप्रैल को अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी। होर्मुज झल्लड़ मरू मध्य के ईरान के अपने बंद के साथ मिलाकर दुनिया अब उसका सामना कर रही थी, जिसे विश्लेषकों ने दोहरी नाकाबंदी कहा। 2 परमाणु समीप शक्तियां एक दूसरे की समुद्री जीवन रेखा को गला रही थीं, बीच में फंसे दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति के साथ। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल की ओर और उससे भी ऊपर चढ़ीं। एशिया और यूरोप के बाजार लड़खड़ा गए। शिपिंग बीमा दरें विस्फोट हो गईं। मध्य पूर्वी ऊर्जा मार्गों पर निर्भर कंपनियों ने वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की घबराहट में योजना बनाना शुरू किया, जो अभी तक मौजूद ही नहीं थी। संघर्ष विराम केवल नाम मात्र के लिए लड़खड़ाता रहा। छुटपुट हमले जारी रहे। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया। मई के एक रविवार को एक ड्रोन ने यूएई के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के किनारे पर हमला किया, जिसे अधिकारियों ने अकारण आतंकवादी हमला कहा। इराक में ईरान से जुड़े बलों ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले जारी रखे। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लक्ष्यों को मारना जारी रखा, जहां एक दिन में मृत्यु की संख्या 182 तक पहुंच गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने युद्ध के प्रकोप के 5 हफ्तों से कुछ अधिक में 1739 मौतें और लगभग 6000 घायल दर्ज की। इस बीच ट्रंप बोलते रहे और धमकियां देते रहे और फिर रुकते रहे और फिर धमकियां देते रहे। उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की, होर्मुज झल्लड़ मरू मध्य से फंसे वाणिज्यिक जहाज़ों को बाहर निकालने का मिशन। केवल एक दिन बाद इसे रोकने के लिए वार्ताओं में बड़ी प्रगति का हवाला देते हुए उन्होंने ईरान के लिए समय सीमाएं निर्धारित की, फिर उन्हें बढ़ा दिया। उन्होंने तेहरान को चेतावनी दी कि उसे बमों से तबाह कर दिया जाएगा, फिर कहा कि वो ऐसा करने से बचना पसंद करेंगे। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। वो बीजिंग गए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, यह उम्मीद करते हुए कि चीन ईरान पर दबाव डाल सकता है। शिखर सम्मेलन के बाद चीनी बयानों ने लगभग पूरी तरह से वैश्विक व्यापार स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया और तेहरान पर झुकने के बारे में लगभग कुछ नहीं कहा। बीजिंग, विश्लेषकों ने नोट किया, सस्ते ईरानी तेल में अपना खुद का आर्थिक हित था और वो उन हितों को अमेरिकी कूटनीति को बेल आउट करने के लिए बलिदान करने वाला नहीं था। मई के मध्य तक टेबल पर अमेरिकी प्रस्ताव का आकार ले चुका था। वॉशिंगटन ने ईरान को 5 बिंदु के ढांचे के साथ प्रस्तुत किया। ईरान को केवल एक परमाणु सुविधा को संचालित रखना होगा,
अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को अमेरिका को हस्तांतरित करना होगा। कम से कम 12 वर्षों के लिए परमाणु संवर्धन पर रोक के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण पहुंच की अनुमति देनी होगी और भूमिगत परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। बदले में अमेरिका प्रतिबंध हटाएगा, अरबों डॉलर की जमी हुई ईरानी संपत्तियां जारी करेगा और दोनों पक्ष हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर वाणिज्यिक शिपिंग के लिए होर्मुज जल मरुमध्य को धीरे धीरे खोल देंगे। एक्सियोस द्वारा अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों को 14 बिंदु के समझौता झापन के करीब पहुंचते बताया गया। करीब, लेकिन वहां नहीं। परमाणु मामले पर ईरान की वार्ता की स्थिति दृढ़ रही। तेहरान के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यूरेनियम संवर्धन एक दृढ़ लाल रेखा है, पूरी तरह से गैर प्रक्राम्य। अमेरिका के पूर्व सहायक विदेश मंत्री मार्क किमिट ने सहमति जताई, अल जजीरा को बताते हुए कि ईरान से सभी संवर्धन रोकने की मांग करना अवास्तविक था। यहां तक कि 2015 का परमाणु समझौता JCPOA, जिसे खुद ट्रंप ने 2018 में फाड़ दिया था, ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रसार संधियों के तहत अनुमत कम स्तर पर यूरेनियम समृद्ध करने की अनुमति दी थी। ईरान से शून्य संवर्धन पर जाने, अपने यूरेनियम भंडार को सौंपने और अपनी सबसे संरक्षित परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए कहना, तेहरान से पश्चिम के साथ 5 दशकों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में उसने जो भी पत्ते कभी पकड़े थे वो सभी छोड़ने के लिए कहना था। ईरानी नेता जानते थे, अमेरिकी वार्ताकार जानते थे, और फिर भी यही मांग थी। रविवार 17 मई को ट्रंप का धैर्य, या कम से कम धैर्य का उनका सार्वजनिक प्रदर्शन समाप्त हो गया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर उस तीव्रता के साथ पोस्ट किया जो वो उन क्षणों के लिए बचा कर रखते हैं जब वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें गंभीरता से ले। ईरान के लिए घड़ी चल रही है और उन्हें बेहतर होगा कि वो आगे बढ़े जल्दी, या उनमें से कुछ नहीं बचेगा। अगली सुबह, उसी सुबह उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि ईरान जानता है जल्द क्या होने वाला है। तेल की कीमतें उछल पड़ी, वैश्विक बाजार पीछे हट गए। खुफिया चैनलों और क्षेत्रीय कूटनीतिक नेटवर्कों के माध्यम से यह खबर छन कर आई कि अमेरिका ने अगले दिन, मंगलवार 19 मई के लिए एक हमले की योजना बनाई थी। फिर कुछ असाधारण हुआ। 3 नेता, कतर के अमीर, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद में से प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को फ़ोन किया या उनसे संपर्क किया। उनके पास एक संदेश था, रुको, बस कुछ और दिन। ईरान ने एक नया शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। गंभीर वार्ताएं चल रही थीं। एक समझौता संभव हो सकता था। हमला मत करो, अभी नहीं, ट्रंप ने सुना। उन्होंने सोमवार की दोपहर ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि मंगलवार के लिए निर्धारित हमला स्थगित किया जा रहा है। हम कल ईरान का निर्धारित हमला नहीं करेंगे, उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि उनसे कतर, सऊदी अरब और UAE के नेताओं द्वारा रुकने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य पूरी तरह से अलर्ट पर था और एक पल की सूचना पर, जिसे उन्होंने ईरान पर पूर्ण बड़े पैमाने पर हमला कहा, उसके लिए तैयार था। उन्होंने सोमवार की शाम व्हाइट हाउस में रिपोर्टरों को बताया कि निर्णय बहुत कठिन था। ऐसा लगता है कि इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि वो कुछ काम कर सकते हैं। अगर हम उन्हें नर्क में बमबारी किए बिना ऐसा कर सकते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा, उन्होंने कहा। और फिर मंगलवार की सुबह व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर ट्रंप ने खुलासा किया कि मंगलवार पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से भड़कने का दिन बनने के कितने करीब आया था। हम सब तैयार थे, उन्होंने रिपोर्टरों को बताया। यह अभी हो रहा होता। उन्होंने कहा कि वो हमला शुरू करने के अंतिम निर्णय से 1 घंटे दूर थे जब खाड़ी नेताओं के फ़ोन आए। 1 घंटा, एक नाजुक संघर्ष विराम और तेहरान पर बमों की एक और लहर के बीच 60 मिनट। यही वो दुनिया है जिसमें हम अब भी जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कूटनीति और तबाही के बीच का अंतर मिनटों में मापा जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां होर्मुज जल मरुमध्य, ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जलमार्ग, प्रभावी रूप से मुक्त नेविगेशन के लिए बंद है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को एक भू राजनीतिक शिकंजे में फंसाए हुए। एक ऐसी दुनिया जहां तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर है और जहां उस तेल की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर ऊपर नीचे होती है। और यहाँ वो है जो अगले कुछ दिनों को इतना पूरी तरह से महत्वपूर्ण बनाता है। ट्रंप ने खाड़ी राज्यों को 2 से 3 दिन दिए हैं। वो खिड़की बुधवार 20 मई तक तेज़ी से बंद हो रही है। ईरान ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लेकिन विवरण विवादित हैं। तेहरान किसी भी गंभीर परमाणु रियायत से पहले युद्ध समाप्त करना और होर्मुज नाकाबंदी हटाना चाहता है। वाशिंगटन पहले परमाणु मामले को संबोधित करना चाहता है और जोर देता है कि ईरान को होर्मुज जल मरुमध्य को एक स्थायी आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये 2 स्थितियां अभी तक मेल नहीं खाती। वो इस समय सीमा पर मेल नहीं खा सकती। अगर वार्ता फिर से विफल हो गई तो क्या होगा? सैन्य विश्लेषक अल्पकालिक के बारे में आशावादी नहीं है। military.com द्वारा इस सप्ताह साक्षात्कार किए गए एक मध्य पूर्व विशेषज्ञ ने चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान को कुछ ऐसा बताया जो महीनों अगर वर्षों नहीं तक चल सकता है।
ईरान का शासन अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बावजूद, हजारों सैन्य हताहतों के बावजूद, दोहरी नाकाबंदी के माध्यम से आर्थिक घुटन के बावजूद टूटा नहीं है। मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व में नई नेतृत्व ने परमाणु मामले पर लाइन थामे रखी है। सेवानिवृत्त IRGC कमांडरों ने सार्वजनिक रूप से पूर्ण वार्ता की किसी भी पुनः शुरुआत के लिए 5 पूर्व शर्तें जारी की हैं, जिनमें फिर कभी हमला न करने का अमेरिकी वादा, सभी जमी हुई निधियों की रिहाई और यह औपचारिक मान्यता शामिल है कि ईरान का संवर्धन कार्यक्रम वैध है। ये पतन की कगार पर खड़े शासन की मांगें नहीं हैं, ये उस शासन की मांगें हैं जो मानता है कि वो सबसे बुरे से बच गया है और अधिक से बच सकता है। अमेरिकी पक्ष पर बड़े पैमाने पर बमबारी फिर से शुरू करने की भूख वास्तविक है, लेकिन असीमित नहीं। अमेरिका 28 फरवरी के बाद से पहले ही बेशुमार सैन्य संसाधन खर्च कर चुका है। दोहरी नौसैनिक नाकाबंदी न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरी वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए आर्थिक रूप से दंडनीय है। खाड़ी अरब राज्य, वही राज्य जिन्होंने ट्रंप से मंगलवार के हमले को रोकने की भीख मांगी, ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पिट रहे हैं और स्थिरता के लिए बेताब हैं। वे और युद्ध नहीं मांग रहे, वे एक समझौता मांग रहे हैं। और नवीकृत युद्ध और एक संभावित समझौते के बीच इस संकरे गलियारे में कहीं दुनिया सांस रोके बैठी है। ईरान का इंटरनेट भारी रूप से प्रतिबंधित है। आम ईरानियों को प्रभावी रूप से युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक इंटरनेट से काट दिया गया है। पहुंच केवल एक स्तरीय प्रणाली के माध्यम से सरकार अनुमोदित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिसे देश के अंदर आलोचकों ने वर्ग आधारित भेदभाव कहा है। 30 लाख लोग ईरान के अंदर आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि मानवीय स्थितियां तेजी से बिगड़ रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे झटके अवशोषित कर रही है जिनके बारे में अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि अगर होर्मुज बंद महीनों तक बढ़ा तो कई उभरते बाजार देशों को मंदी में धकेल सकता है। तुर्की, मिस्र और कतर सभी कूटनीतिक पिछले दरवाजों से काम कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमीराती नेतृत्व और ईरान के विदेश मंत्री दोनों के संपर्क में हैं। चीन अपनी तटस्थता के सार्वजनिक दिखावे के बावजूद होर्मुज जलट मरुमध्य को फिर से खुलते देखने में गहरे आर्थिक प्रोत्साहन रखता है। बीजिंग की रियायती ईरानी तेल पर निर्भरता को देखते हुए दुनिया की प्रमुख शक्तियां सभी चुपके से लीवर खींच रही हैं, हमलों के अगले दौर को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो उनमें से कोई भी, यहाँ तक कि वॉशिंगटन के सबसे करीबी सहयोगी भी, होते नहीं देखना चाहते। लेकिन यहाँ वो क्रूर सत्य है जिसे कोई भी कूटनीतिक पैंतरेबाजी छुपा नहीं सकती। अमेरिकी सैन्य अभी इस वक्त ईरान पर पूर्ण बड़े पैमाने पर हमले के लिए स्टैंड बाय पर है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के शब्द हैं। बम वर्षक ईंधन भरे हुए हैं, लक्ष्य पैकेज तैयार है। वर्तमान नाजुक संघर्ष विराम और तेहरान पर हमलों की एक और विनाशकारी लहर के बीच एकमात्र चीज़ एक समझौता है। एक ऐसा समझौता जो मौलिक रूप से विरोधी निचली रेखाओं वाले दो पक्षों को अगले 48 से 72 घंटों में किसी तरह से बंद करना होगा। वार्ताएं खत्म नहीं हुई हैं। ईरान ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, अमेरिका ने एक प्रतिढांचा प्रस्तुत किया है। खाड़ी मध्यस्थ फ़ोन पर काम कर रहे हैं और ट्रंप, वो व्यक्ति जो हमले का आदेश देने से 1 घंटे दूर था, 3 खाड़ी नेताओं के फ़ोन आने पर रुक गए, ने दिखाया है कि उन्हें सहयोगियों के कूटनीतिक दबाव से हिलाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया है 28 फरवरी को कि जब वो कार्य करने का फैसला करते हैं तो वो बिना चेतावनी के वार्ताओं के बीच में विनाशकारी बल के साथ कार्य करते हैं। होर्मुज जलड मरुमध्य हफ्तों से बंद है। दुनिया की तेल और गैस आपूर्ति का 20% इस टकराव का बंधक बना हुआ है। वैश्विक बाजार हर ट्वीट और ट्रूथ सोशल पोस्ट पर फड़फड़ा रहे हैं। ईरान, लेबनान, इराक और पूरी खाड़ी में मृत्यु की संख्या हज़ारों में चली गई है, 10 हज़ार और घायल हैं। ईरान का इस्लामी गणराज्य अपने सर्वोच्च नेता, अपनी सैन्य कमांड संरचना का अधिकांश हिस्सा, प्रमुख परमाणु सुविधाएं खो चुका है और आर्थिक रूप से गला घोंटा जा रहा है। और वो अभी भी खड़ा है, अभी भी वार्ता कर रहा है और अभी भी उस देश से जिस पर पहले ही 2 बार बातचीत करते हुए बमबारी की जा चुकी है, उन गारंटियों के बिना परमाणु मामला छोड़ने से इनकार कर रहा है जिन पर वो भरोसा नहीं कर सकता। यही वो लम्हा है, यही वो धार की कगार है। बिना किसी समझौते के गुजरने वाला हर घंटा उस युद्ध की पुनः शुरुआत के 1 घंटे और करीब है, जिसके बारे में विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वो वर्षों तक चल सकता है। एक युद्ध जो पहले से ही मध्य पूर्व को नए सिरे से आकार दे रहा है, पहले से ही ऊर्जा की कीमतें बढ़ा रहा है, पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है और पहले से ही हज़ारों जिंदगियां ले रहा है। अगले 72 घंटे हमें बताएंगे कि क्या दुनिया इस कगार से पीछे हटती है या इसके ऊपर से गुजर जाती है। सूचित रहें, करीब रहें, क्योंकि आगे जो भी होता है वो जल्द होता है।